पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 14 रमजान मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 5 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वी आर राइट एट द मिड वीक पॉइंट राइट नाउ, वेडनेसडे मॉर्निंग टुडे, और रमजान भी अपने तकरीबन अब दरमियान में ही है, बिकॉज कल 15वां रोज और कह सकते हैं कि आज रात रमजान अपना हाफ वे पॉइंट जो है वो टच करता है। सो इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग येट अगेन हियर इन कराची। कल के जो चमकती हुई धूप निकली हुई थी वो तसलसल जो है वो आज भी जारी है, और अब है तो अब है जाहिर है, और बाकायदा गर्मी है। कल का दिन जो है ना मेरा जरा थोड़ा सा मसरूफ दिन था, और मैंने आपको बताया भी था कि वालदा की हमारी जो है वो जाहिर रवानगी थी, तो उस वजह से कुछ काम शाम निपटाना है नॉल, और एयरपोर्ट जाना, और वहाँ पे एयरपोर्ट का रश है। इट वाज हॉट यस्टरडे यार। कल पहला रोजा जो है ना जरा थोड़ा सा पहला रोजा है जो कि एक्चुअली थोड़ा सा फील हुआ। सो चलें जी, कोई बात नहीं, यही तो इम्तिहान है, लेकिन खैर चलें जी। ओके जी, 7:13 अभी होने को है। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और राइट नाउ आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन डाउन एंड कहाँ पर हैं हम भाई? ओके, पहला मैसेज आज का अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज आज का शामिल कर लेते हैं हम, और आप ये कहते हैं कि अच्छा जी, कौमी असेंबली से पहले 2 सूबाई असेंबलियों, अदील डू यू नॉट थिंक दैट कौमी असेंबली से पहले 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ना खत्म होने वाले तनाज़े और फसाद की बुनियाद रख देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं है। इसके अलावा जो है वो रजाक साहब का एक मैसेज मैंने पढ़ लिया। आपने वैसे नेटो के 31st मेंबर फिनलैंड की ज्वाइनिंग के हवाले से बताया, तो जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। इसको हम प्रोग्राम में जो है वो कल जो है वो जिक्र बहरहाल कर भी चुके हैं। एंड ठीक है जी, देन वी हैव गॉट जावेद साहब, Johnson & Johnson will pay $8.9 billion to settle claims the cosmetic talc product cause cancer. Wow. I mean, I think corporate दुनिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में वन ऑफ द आई थिंक लीस्ट डिस्कस्ड केस जॉनसन्स बेबी पाउडर के हवाले से, ये बड़ा ही एक खौफनाक केस, और ये काफ़ी सालों से, पिछले कोई दहाई, पूरे एक डेकेड से जो है ये इसके बारे में डिस्कशन सुनने में आ रहा है। और जॉनसन्स बेबी पाउडर आप जानते हैं एक ज़माने में बड़ी मशहूर प्रोडक्ट हुआ करती थी, और तकरीबन काफ़ी घरों में आपको जो है वो नज़र आती थी जॉनसन्स बेबी पाउडर। और अगर घरों में भी नजर ना आए तो जॉनसन बेबी पाउडर की बोतल हुआ करती थी, उसमें शकरकंदी के ऊपर जो मसाला डाला छिड़का करते थे खान साहब, वो भी जॉनसन बेबी पाउडर की बोतल ही हुआ करती थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जी $8.9 बिलियन की सेटलमेंट वो पे करने वाले हैं, बिकॉज इनका ये जो टेल्क बेस्ड प्रोडक्ट थी उसके बारे में ये काफ़ी हद तक हो गया था सिलसिला कि इट कॉज कैंसर। इसमें जो है इस तरह के केमिकल्स शामिल थे जो कि कैंसर कॉज कर सकते थे। आई मीन हाउ डेंजरस दैट थिंग वाज। ऑलराइट, फरी सरफराज कहती हैं सलाम पाकिस्तान, द एस्टोनिशिंग सागा ऑफ इमरान खान, माशाल्लाह। अच्छा, पता नहीं आपने आर्टिकल पढ़ा या नहीं, आप भी जो है सिर्फ इसके सरवर्क से जो है वो मुतासिर हो गई हैं। सो जो खान साहब के सपोर्टर हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा इससे खुश नज़र आ नहीं रहे हैं जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई है। हसन इकबाल साहब कहते हैं 14th consecutive रोजा इन प्लेजेंट वेदर अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम इट हैपेंड, इट मस्ट हैव बीन इयर्स बिफोर। ऑलराइट, वैसे आप हसन कराची से ही सुनते हैं ना प्रोग्राम, तो या मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रही है, आने वाले 2-3 दिन से आप जो है वो मौसम में तब्दीली नोट करेंगे। इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो, अमेरिकन बॉडी बिल्डर रॉनी कोलमैन who was named the world's strongest man, won 28 championships and won the title Mr. Olympian 8 times. He is in hospital today unable to lift weight of a few kg. वो ज़ाहिर है उम्र का भी तकाजा होगा ना, वो पता नहीं कौन सी एज में ये करता होगा, और अब ज़ाहिर है जी बिल्कुल ये होता है, ऐसा बिल्कुल होता है जी। साकिब शान कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू द रेयर इंटरनेशनल क्रिकेटर फ्रॉम हैदराबाद, स्मॉल इंटरनेशनल करियर फुल ऑफ इंजरीज एंड एक्शन प्रॉब्लम्स, नॉट इन स्क्वाड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मोहम्मद हसनैन की आप बात कर रहे हैं और उनकी आज सालगिरह है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू हसनैन। एंड देन वी हैव गॉट फ़हीम अली खान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपको वैसे मैं शामिल कर चुका हूँ। मुनीर अहमद साहब कहते हैं प्लीज विश माय डॉटर ज़ैनब मुनीर हर बर्थडे। ऑलराइट ज़ैनब,
हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड. ऑलराइट. बाय द वे मुनीर साहब, आपने आई होप मेरे मशवरे पे जो है वो अमल किया होगा. आपने कल अपना एक समस्या, एक प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर की थी. और इसके अलावा ताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैरान हूं कि एक सीधी सी बात को इतना घुमाया जा रहा है. फैसला तो सिर्फ आइन के तहत इलेक्शन करवाने का है और मुल्क के बड़े बुकरात और सियासतदान इसे लाडले को नवाजना करार दे रहे हैं. कानून से भागा हुआ किस मुंह से कानून की तशरीह कर रहा है. अच्छा भाई, जैसे कि अता साहब ने ये मैसेज भेजा, मैंने मनोअन वैसे ही पढ़ लिया है. और बिल्कुल कल मियाँ साहब ने कोई 15 मिनट की अपनी एक मीडिया टॉक की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में बैठ के, और आप देख सकते थे फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर उनके चेहरे पे आया था. और आई थिंक काफी अर्से बाद मियाँ साहब की ये वो तकरीर हमें एक बार फिर से नजर आई जो कि मुझे क्यों निकाला स्प्री इनकी एक जमाने में चली थी. और बल्कि मैं ये कहूँगा कि आखिर में भी जिन्होंने ऑनलाइन तकरीरें करना शुरू कर दी थी, जिसमें वो जर्नैलों को जो है ललकारा करते थे, जजों को ललकारा करते थे, काफ़ी दिनों बाद कल जो है वो उसका एक बार फिर से रूपरवर मनाजिर हमने देखे. लेकिन बहरहाल ये प्रोग्राम में आगे चल के जा रहे हैं, इन चीज़ों के हवाले से बात होना. अभी फिलहाल मुझे बढ़ना है एक ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा जो है ना ये कराची के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सहर और इफ्तार के टाइम वगैरह जो है वो भी सुन लेते हैं. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning इन दोस्तों. प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. प्रोग्राम में ऑफ कोर्स 8 बजे के बाद हम जरा तफसील से बात करेंगे. जब इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रोग्राम तफसील से हम बात करेंगे अबाउट डोनाल्ड ट्रंप. उनकी कल बहुत ही हाई प्रोफाइल अपीयरेंस हुई मैनहट्टन न्यूयॉर्क के कोर्ट में. उसके अलावा हम आगे चल के बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, बिकॉज स्टेट बैंक ने शरह सूद में एक बार फिर इजाफा किया है. So it has more than doubled since the arrival of this PDM सरकार. और जहां पे वो छोड़ के गए थे, कहाँ छोड़ के गए थे और इस वक्त जो है वो इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पर आ गए हैं, उस हवाले से ऑफ कोर्स बात होगी. वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक अपडेट जो है वो शेयर की है और उसमें ऐसी कोई भी जो है वो चीज नहीं है जो कि हम पाकिस्तानियों को खुश कर सके. तो क्या कह सकते हैं जी, आगे बढ़ते हैं. शो इज नाइस कहते हैं मलिक जरीन अवान साहब, थैंक यू सो मच. इसके अलावा एफ के न्याजी कहते हैं भाई पाकिस्तान में बदमाशी चल रही है, PMLN ओपन बोल रही है कि हम नहीं इलेक्शन करवाएंगे, सब चुप हैं. देखिए सब चुप कौन है मुझे बताइए. आप किससे चाह रहे हैं कि शोर करें? आप चाह रहे हैं कि जी सो मोटो एक्शन लिया जाए PMLN की जो ये सारी बातें और ये, बिकॉज देखिए PMLN के लिए इस वक्त जो बेस्ट नैरेटिव बन सकता है वो यही है कि उनको शहादत का रुतबा जो है वो नसीब हो एक बार फिर से, और वो यही मामला लेकर और वो यही चीज़ या कोर्ट की बाइसनेस या वो ये कहेंगे कि जी निज़ाम या सिस्टम जो है वो मियाँ साहब को दूर रखना चाहता है हुकूमत से, वो यही चीज़ लेकर तो आवाम में उनको जाना है. सो ये कहना कि जी इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है अभी भी, या एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है जो अभी तक ये समझती है कि कुछ भी हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे. लेकिन मुझे नहीं पता कि आप पिछले चंद दिनों से एक चीज नोट कर रहे हैं या नहीं नोट कर रहे हैं. लेकिन बहरहाल चलें जी, ये आने वाला वक्त बताएगा. देखिए सबसे पहला जो इनका मैं बता रहा चलूं, सिर्फ जो ये टेस्ट होंगे ना अपना एफ के न्याजी भाई, ये टेस्ट होने वाले हैं अब से 5 दिन बाद, बिकॉज 10 अप्रैल जो है वो जो स्टेट बैंक कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल रूलिंग दी है अपनी, उसमें जो पहला जो माइलस्टोन आना है, जो पहला संगे मील आना है, उसकी तारीख 10 अप्रैल है, विच इज द ट्रांसफर ऑफ फंड्स. सो फ्रॉम द जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे ट्रांसफर कर देगी. अगर ये काम हो जाता है अहसन तरीके से तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ उम्मीद रखी जा सकती है. अगर वो पहली ही डेडलाइन मिस करते रहे हैं तो फिर उसके बाद एक बार फिर से कोर्ट्स एक्शन में आएंगी. याद रहे जी, स्टेट बैंक को अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मिनिस्टर्स वगैरह या प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो सेक्रेटरीज के थ्रू, यानी जो स्टेट है, नॉट द गवर्नमेंट बल्कि स्टेट के थ्रू अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी पावरफुल, मैं ख्याल दुनिया किसी भी मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है और उसके किसी हुक्म को ना मानना बड़ी खतरनाक इसकी जो है वो रेमिफिकेशंस होती हैं. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. आसान शेख कहते हैं कैफीन इज बैड फॉर यू, फैट इज बैड फॉर यू, शुगर इज बैड फॉर यू, बट डोंट वरी बिकॉज वरीइंग इज बैड फॉर यू टू. क्या बात कर दिया आपने यार, जबरदस्त, एक्सीलेंट. हर चीज विच इज नॉट इन मॉडरेशन इज बैड. ओके, खिजर कहते हैं अदील अंकल टुडे इज माय ग्रैंड उर्दू इमला. यार इसको भी उर्दू में लिख देते, ग्रैंड उर्दू इमला. आई मीन क्या इसका नाम भी स्कूल की तरफ से ग्रैंड उर्दू इमला ही रखा गया है,
या अजीम उर्दू इमला रखा गया है? ये मुझे बताएं. There are 3 rounds and a person who wins it gets a certificate and 25 marks added to their term percentage. So please wish me good luck. Thank you. Good luck to you, Mr. Khizar. बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं आपके अजीम उर्दू इमला के मुकाबले के लिए. अल्लाह करे आपको पूरे के पूरे 25 पॉइंट मिले यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और ये सीन है दैट जी ओके, अब्दुल रज़ाक साहब ने एक सवाल पूछा है. टूथपेस्ट के नीचे जो ये मुख्तलिफ नौ कलर के, जो मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ रंगों के जो कुछ रेक्टेंगल्स बने हुए होते हैं या स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, बिल्कुल अगर आप जाएं तो जो उसकी ट्यूब होती है टूथपेस्ट की, उसमें आप देखिएगा, जहां से देखते हैं वो एक जगह पे आके फोल्ड किया हुआ होता है, जहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह और जो है वो बाकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखी होती है, उसके ऊपर एक मार्क बना हुआ होता है. तो उस पर अब्दुल रज़ाक साहब ने पूछा है कि ये क्या होता है. उस पर डॉक्टर फरा का मैसेज आया, कह रहे हैं दीज कलर मार्क्स आर टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. रेड by light beam sensor simply indicate where the tubes have to be cut, folded and sealed properly. They don't mark the ingredient perceived generally. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. This is interesting. I never knew that. Okay. आगे जी. ओह भाई, बड़े दिनों बाद आज डॉक्टर नौशीन का मैसेज मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. बहुत सारी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए, हमेशा अपनी दुआओं में आप पाकिस्तान को याद रखती हैं. थैंक यू सो मच. इसके अलावा और क्या सीन है? Breathing the air in Mumbai, India for 1 day is equivalent to smoking 2.5 packs of cigarette. Wow, that is amazing. I did not know that. This is pretty sad. I mean, ये तो मुंबई की वर्किंग इन्होंने की हुई है, बट आई एम प्रीटी श्योर हमारे यहाँ पाकिस्तान के भी. देखिए, मैं हर चीज़ में अपने मुल्क को डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन वाकई आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारे यहाँ भी तो जैसे लाहौर है, लाहौर की फिजा जनरली बड़ी आलूदा रहती है, और स्पेशली आप जानते हैं कि साल के एक मखसूस टाइम में तो ये काफ़ी आलूदा हो जाती है. अभी जो है वो जाहिर है सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती, बट कराची का भी जो है वो ये कुछ इस तरह का सीन हो सकता है. बट बहरहाल चलें जी, 7:26 हो चुके हैं, और जिन लोगों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया उनको हम खुशामदीद कहते हैं. और यस, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको कुछ सुना देते हैं, कुछ कलाम. क्या ख्याल है? और मैं सोच रहा था कि हाँ, जवाद अहमद चलाते हैं. वैसे जवाद अहमद ने कोई ट्वीट किया कल के फैसले आने के बाद. आपको पता है कि ये तो इमरान खान से जो शदीद नफरत करने वाली फहरिस्त है, उसमें जवाद अहमद का बहुत आला मकाम है. और जवाद अहमद 1. अच्छा जी. हाँ, जजों को अपनी मर्जी के फैसले सुनाते हुए साकिब निसार को जरूर याद रखना चाहिए. सारे ओहदे, सारी दौलत, सारी ताकत, सारी शोहरत और नाम आखिरकार खत्म होते हैं. ठीक हो गया जी. ओके, ठीक है. यानी इसके अलावा जवाद अहमद कहते हैं लोग जजों को बुरा भला कहें, हुकूमत को, अपोजिशन को, एस्टेब्लिशमेंट पर गौर से देखें तो उस वक्त पाकिस्तान में आईनी, कानूनी, सियासी और माशी बुरान का असल जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान फ्राडिया है, जो गरसी जाने पर आवाम को, जो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जाने पर आवाम को भड़का रहा है और मुल्क में फसाद मचाने का मुजरिम है. गरीब लोग इस वक्त इमरान खान बेगैरत की वजह से शदीद महंगाई से परेशान. यार वैसे खुदा की कसम यार इसका ना एक एनालिसिस करते हैं यार. पिछले 1 साल में इतना टाइम कौन लगाए जवाद अहमद पे? अभी ये कैसे करते हैं, हम जवाद अहमद पर टाइम लगाते हैं. जवाद अहमद का एक सूफियाना ट्रैक जो है वो हम सुनते हैं, और ये उनकी एल्बम में ये गाना आया था, लेकिन मैं जब भी ये गाना चलता है तो मुझे हमेशा याद आ जाता है कि जवाद अहमद ने एक बड़ी अजीम फिल्म की म्यूजिक तरतीब दी थी जिसका नाम था मूसा खान. उसके क्लाइमेक्स में ये गाना आता है. 10 दफा सुना चुका हूं मैं वो क्लाइमेक्स वाला सीन. आप लोग भी अब बोर हो चुके होंगे सुन के, लेकिन फिलहाल एंजॉय करें. वैसे ये कलाम इतना बुरा नहीं था. मिलते हैं इसके बाद. वेलकम बैक. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. आज सुबह पता क्या हुआ, जब मैं सहरी में अपना मोबाइल जब मैं चेक करा तो ट्विटर भी देखता हूँ, सारे अपडेट करना पड़ता है ना, कि 5-6 घंटे में दुनिया को पता नहीं क्या हो गया हो. ये भी पता नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प भाई की भी हमारी हेयरिंग थी, तो वो भी जरा मैं चेक करना था कि मीडिया क्या कह रहा है उसके बारे में, व्हाट आर द मेजर टेक अवेज एंड ऑल. लेकिन बहरहाल एक बड़ा खूबसूरत सा मेरे पास ट्विटर पे जो है ये मैसेज आया, और ये हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है हमजा खान, जो कि कराची में होते हैं, और
कहते ये हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आदिल, मैं आपका 2011 से लिसनर हूँ, पहली बार आपको ज्वाइन कर रहा हूँ. आजकल पार्ट टाइम स्कूल वैन ड्राइव कर रहा हूँ और उसमें सारे बच्चों को आपका प्रोग्राम सुनाता हूँ. दे ऑल्सो लाइक योर प्रोग्राम. वाह 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 वाह. ओके, इवन आई हैव अ किड इन वैन, हिज नेम इज इमाद एंड ही सेज अदील इज माय मदर्स कजन. ओह अच्छा, इमाद की तस्वीर शेयर करें मेरे साथ, मैं पहचानता हूँ कौन सा इमाद है ये. अच्छा जी, ऑल द किड्स लव फ्राइडे स्पेशल पानी का बुलबुला. भाई क्या बात है, जबरदस्त. तो ये जो हमजा भाई की स्कूल वैन में जितने बच्चे बैठे हुए मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे पता है इस वक्त हंस रहे होंगे, अदील अंकल, अदील अंकल हमारा नाम ले रहे हैं. तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार. हमजा भाई को बहुत सलाम और सब बच्चों को बहुत प्यार. और 7:45 बजे ये जो है पहुंच जाते हैं स्कूल. उन्होंने कहा इससे पहले बच्चों का आप जिक्र करते हैं, तो भाई बहुत आला जबरदस्त. और इमाद को भी, जो कि मेरी कजन के जो है वो बेटे हैं, सो उनको भी सलाम मेरी तरफ से. इवन तो मैं अभी तक पहचाना नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी हेलो बच्चों, कैसे हो, खैरियत. चलें जी, ओके. इसके अलावा क्या सीन है हमारे पास. भाई पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया है, आपको पता चला होगा ODI और T20 के हवाले से. तो जब हम स्पोर्ट्स के बुलेटिन पे आएंगे तो फिर हम उसका भी जिक्र करेंगे, बिकॉज जाहिर है टीम का ऐलान जो है वो ऐसी चीज होती है कि जिसके हवाले से कभी भी आप मुतमईन जो है वो नहीं हो सकते. तो इस टीम के हवाले से भी एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के हवाले से मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो उस पर भी हम बात करते हैं आगे चल के, बल्कि एक दो है मेरे ख्याल से. लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा नजम सेठी साहब का भी बयान आया है कल टीम अनाउंस करते हुए, आपने सुना होगा. उन्होंने कल बाबर के अश्योरेंसेस वगैरह और ये सारी बातें जो है उनको दी हैं. तो चलें इस पे बात करते हैं. रिजवान जकी साहब की साहबजादी जवेरिया, शी हैज टर्न्ड 14 टुडे. जवेरिया, रिजवान को भी मुबारक हो, लेकिन जवेरिया को स्पेशल सी हैप्पी बर्थडे. खुश रहो जवेरिया, अल्लाह ताला जो है वो बहुत खुशियां दिखाए और ये साल आने वाला जो है ये बहुत ही जबरदस्त और कमाल सा जो है कमाल का ये साल रहे. इसके अलावा आसिफ हयात साहब कहते हैं टेकिंग हमना अबीहा मोमिना मामून एंड राफे टू स्कूल. सलाम टू अदील अंकल फ्रॉम द किड्स. सनी एंड कूल मॉर्निंग इन BTL. ऑलराइट, BTL. हाँ, आप भी हमारी तरह कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं. BTK के बाद अब आए हैं BTL, लेकिन BTK का तो नाम हमने बदल दिया, आपको पता है, अनऑफिशियली. तो बहरहाल जी जबरदस्त है. बच्चों आप सबको मेरी तरफ से हेलो, क्या हाल है आपके, खैरियत. इसके अलावा बिलाल अहमद कहते हैं इलॉन मस्क की सब उल्टी सीधी बातें माफ हो सकती हैं अगर वो फरीद खान का अकाउंट ब्लॉक कर दे. अरे भाई क्या हो गया यार, फरीद खान से ऐसी क्या नाराजगी है यार. वो थोड़ा सा अटेंशन सीकर बंदा है वो, और उसकी अच्छी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है यार. देखो ना, उसको नौकरी शौकरी मिल गई कहीं पे. वो ट्वीट किया था उसने, कोई क्रिकेट पोर्टल है उसमें, वो पता नहीं क्या बन गया है. जावेद इकबाल कहते हैं अगर पहली दफा पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा से पहले इलेक्शन का चांद नजर आ गया तो फिर एतराज कैसा. हमारा पोपल सही, हमारी मर्जी. चलें जी, ठीक हो गया. डॉक्टर शैला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. एंड इसके अलावा क्या सीन है. मोहम्मद आसिम साहब कहते हैं नेवर वॉज अ फैन ऑफ जवाद सिंगिंग, हर्ड इज सॉन्ग कर्टेसी ऑफ अदील एंड इट स्टेम्प्ड माई व्यू ऑन हिज सिंगिंग, बट आई कांट स्टॉप लविंग अदील एंड सनराइज फैमिली फॉर दिस सॉन्ग. अच्छा चलें जी, ठीक है. नहीं जब देखें यार सर, ये कह देना कि जवाद अहमद, देखिए सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह हो, लेकिन ये कह देना कि जवाद ने गाने अच्छे नहीं बनाए सर, मेरे ख्याल से ये गलत बात है. जवाद की तो कुछ एल्बम्स मुझे बहुत पसंद थी, और उच्चियां मजाजा वाली जो उसकी एल्बम आई थी उसमें एक बड़ा खूबसूरत सा गाना था, साडा कलियां जी लगदा इनार ढोलना. वो तो मुझे गाना तब पसंद था और मैं तो बड़ा पब्लिक में गाया भी करता था वो गाना. मैंने बाकायदा याद किया था वो गाना, उसकी लिरिक्स पंजाबी में था लेकिन फिर भी याद किया था. कोशिश भी करता था कि मैं एक्सेंट भी कॉपी करूं. और बाकी एक बड़ा खूबसूरत गाना मैं तेनू समझावा की, जो अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में जो राहत फतेह अली खान ने बनाया, वो भी कंपोज जवाद अहमद की कंपोजिशन है, जिस मूवी से गाना लिया गया है. इसके अलावा इवन मूसा खान फिल्म का तो खैर ये गाना इसने अपनी एल्बम से कॉपी पेस्ट कर दिया था, लेकिन उस फिल्म में एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो शबनम मजीद ने गाया और साइमा पे फिल्माया, साइमा और शान पे, मैं तो पिया की थी पिया की रहूंगी. बहुत खूबसूरत गाना. तो सर ये जरा थोड़ी सी मेरे ख्याल से किसी दिन इंशाल्लाह आसिम साहब लाहौर आएंगे, बैठेंगे आपके साथ बैठ के, तो मैं आपको स्पॉटिफाई पे जवाद अहमद की जो है ना वो प्लेलिस्ट शेयर करूंगा. आई एम प्रीटी श्योर आपकी जवाद अहमद बहैसियत म्यूजिशियन जो परसेप्शन है वो बदल जाएगी. हाँ, उनके अपने करियर के आखिर में उन्होंने कोई इतने खास गाने नहीं बनाए, लेकिन वैसे जनरली मैं इस पे कोई जैसे कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट इस हवाले से मैं पास नहीं करूंगा. ऑलराइट सर. इसके अलावा जवाद अहमद का गाना
लगा है तो लगता है अचानक गाने के दौरान खान साहब को गालियां देना शुरू हो जाएगा. ये मजेदार मैसेज है. ऐसी एंटी आई के परसेप्शन बना दिया जवाब. वैसे वाकई सीरियसली यार कुछ ज्यादा ही आई मीन वाकई मैं कहता हूँ ना, लोग अपने ट्विटर बायो पे लिखते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं, कुछ काम की बातें लिख देते हैं. जवाब देना चाहिए कि माई ट्विटर अकाउंट एग्जिस्ट टू क्रिटिसाइज इमरान खान, टू ट्वीट अगेंस्ट इमरान खान, बिकॉज और कोई पर्पज इसका मुझे समझ में आ नहीं रहा. अब्दुल्ला जान अहमद जही पीर जहीर साहब को खुसूसी, अरे वाह भाई पीर साहब आपको सलाम पहुंचे अब्दुल्ला साहब का, आप इनको वालेकुम अस्सलाम भी कह सकते हैं हमारे हैशटैग को फॉलो करके. और इसके अलावा जी बिल्कुल, और क्या खबर है भाई इसके अलावा, और जो है वो खबर ओके इस ताइवान, ठीक है. डोनाल्ड ट्रंप ही छाया हुआ है यार, डोनाल्ड ट्रंप छाया हुआ है इस वक्त. जहां आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह वही बंदा छाया हुआ है. और ठीक है ओके. और ये क्या हो गया, रूपर्ट मर्डॉक्स एंगेजमेंट कॉल्ड ऑफ. ना करें यार. अभी कई दिनों आपने नाम सुना रूपर्ट मर्डॉक का, बाय द वे हैव यू गाइस हर्ड अबाउट रूपर्ट मर्डॉक? ओके सो अगर दुनिया में मीडिया के कोई टॉप लोगों को जो है ना नाम लिखा जाना है कि अगर पूछा है दुनिया में मीडिया का किंग कौन है, तो इसमें पहला नाम जो आएगा ना वो आएगा रूपर्ट मर्डॉक का. बिकॉज देखिए हर मुल्क का अपना एक मीडिया किंग होता है. पाकिस्तान में आपको पता है 3-4 बड़े नाम है. अब तो खैर आपको पता है सारे रियल्टर्स या डेवलपर्स जो हैं वो मीडिया में घुस गए, लेकिन जो जेन्युइन मीडिया वाले लोग हैं उसमें 1-2 बड़े नाम आते हैं. ज़ाहिर है जो रहमान फैमिली है, जो जियो ग्रुप और जंग ग्रुप वाले, बड़ा नाम है. देखिए आप उनके एडिटोरियल पॉलिसी से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन नाम वो बड़ा है. तो पाकिस्तान के मैंने सुना है कि इस फैमिली के एक बड़े शख्स ने एक बार मुशर्रफ साहब के फारिग होने के बाद बहुत बड़ा दावा किया था कि पाकिस्तान की, बहरहाल चलें रहने दें वो तो, क्योंकि एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने और बड़े नेक और दरवेश सिफत सहाफ़ी ने मुझे खुद बज़बान खुद बताया था, इसलिए मैं इस पे जो है वो मैं बात करता हूँ. लेकिन मैं ज़रा क्योंकि ऑफलाइन कमेंट था, इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट था, इसलिए मैं उसका यहाँ जिक्र ना करूँ. लेकिन रूपर्ट मर्डॉक दुनिया के बड़े बड़े जो है ना वो इदारे ओन करता है. और इनका जो सबसे मशहूर जो अगर आप जानते हो अमेरिका में फॉक्स है, बड़ा मशहूर माना जाता है. और इसके अलावा जो है वो स्काई जी बरतानिया में स्काई है. इसके अलावा स्टार न्यूज़कॉप, ये जो स्टार टीवी वाला, ये सारे जो हैं ये बेसिकली 20th सेंचुरी फॉक्स. देखें आप इतने बड़े बड़े नाम है रूपर्ट मर्डॉक. मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ रूपर्ट मर्डॉक का, इनकी 92 साल उम्र है. ऑलराइट 92 साल उम्र. ये खास बात ये भी याद रखिएगा, ही इज नॉट एन अमेरिकन बाय द वे. रूपर्ट मर्डॉक इज एन ऑस्ट्रेलियन. ऑलराइट ही वाज बोर्न इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया. ऑलराइट अब हुआ ये कि अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, माशाल्लाह 92 साल की उम्र में उन्होंने ऐलान किया कि वो दोबारा शादी करने वाले हैं. आई थिंक 4वीं या 5वीं इनकी शादी थी. 66 साल खातून है जिनका नाम एन लेस्ली स्मिथ था. ये खबर मेरे सामने इस वक्त खुली हुई है. तो उनके उम्र का डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काफी बुढ़ापे की शदीद दहलीज में चले जाते हैं तो उम्र के इतने बड़े फर्क जो हैं वो इतना मैटर करते नहीं है. यानी तकरीबन कोई इन दोनों की उम्र में 26 साल का फर्क था. ओके और अभी हाल ही में रूपर्ट मर्डॉक साहब की अपनी चौथी बीवी के साथ जो है वो अलहदगी हुई है. लेकिन खबर ये आई है कि इन्होंने दे हैव कॉल्ड ऑफ देयर एंगेजमेंट आफ्टर अनाउंसिंग इट. प्लान चेंज हो गया, ठीक हो गया. ऑलराइट गुड ऑन हिम. मस्ट बी सम रीजन यार. ये पढ़ लेते हैं रीजन. आमतौर से प्राइवेट रीजंस होती हैं, शेयर नहीं की जाती हैं. इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, आई थिंक ये टर्म यूज बहुत होती है ना अमेरिका में जो डिवोर्स होने के लिए आमतौर से. ऑलराइट हमजा खान के फैन की तस्वीर आ गई है मेरे साथ. माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं भाई, क्या बात है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे. हमजा भाई सब 10 बच्चों को, एक तो अब आपको ना मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इन सब 10 बच्चों का नाम आपको मुझे लिख कर देना है, ठीक है. आप मुझे ट्वीट करेगा, कल हम उनका नाम भी शामिल करते हैं. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. ब्रेक के बाद कुछ सुनते हैं लाइट सा कुछ सिलसिला, और फिर वापस आके आज के अपराध में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. बहुत बहुत माजरत, मुझे तो कलाम लगाना था और हमारे आपके हम सब के फेवरेट सज्जाद अली की आवाज में. यार ये मुझे बहुत पसंद है यार. दामन लग गया मौला मैं तो तेरी. एंजॉय करें इसको. मिलते हैं आपसे इसके फौरन बाद एंड अखबार की हेडलाइंस लेकर वापस आऊंगा. फिलहाल के लिए वाह वाह यार मजा आ गया. बड़े दिनों बाद आज सुना ये दामन लग गया मौला मैं तो तेरियां.
वाह, ब्रिलियंट ब्रिलियंट. आई होप आप लोगों ने भी इसको उसी तरह एंजॉय किया होगा जैसे कि मैं इस वक्त ये कर रहा था. एनीवे, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आज के बारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालने वाले हैं. उससे जल्दी से कुछ मैसेजेस. एक बर्थडे विश और आई हुई थी यार बच्चे. यार आप लोगों ने हैशटैग यूज नहीं किया हुआ जिन्होंने भेजा, मुझे लग रहा है. माय सन मोहम्मद अजान टुडे इज हिज 8th बर्थडे. ही इज लिसनिंग राइट नाउ. ओहो भाई अगर प्रोग्राम में अब ये तो इत्तेफाक से मेरी टाइमलाइन पे नमूदार हो गया. अगर आपको इस हैश सनराइज विद अदील दैट्स वन वर्ड, तो आप अपने ट्वीट के साथ जो है ना वो उसको लिख देंगे तो फिर मेरे लिए बड़ा आसानी हो जाएगी. मोहम्मद अजान, इफ यू आर लिसनिंग माय बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू, 8th बर्थडे. एंजॉय एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर. इसके अलावा अरशद घुमरो साहब ने तस्वीर शेयर किया मियाँ साहब की. अच्छा जी, आप मियाँ साहब के कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें काफी सारे लोगों ने ये बात की कि मियाँ साहब ऐसा लग रहा है पीटीआई का स्कार्फ पहने में. आपने देखा ना कि जब भी कोई पीटीआई ज्वाइन कर रहा होता है तो खान साहब से वो मिलने जब बनी गाला आया करते थे या अब जमान पार्क आते हैं तो उनको एक पीटीआई का जो सुर्ख और हरा रंग है उसका स्कार्फ दिया जाता है. मियाँ साहब भी कल वैसे ही स्कार्फ पहने हुए थे. मुझे पता था ये कौम इस पे शोर करेगी क्योंकि हम लोग हैं गरीब लोग, हमें क्या पता मियाँ साहब का फैशन सेंस. और देखिए ब्रांडेड चीजों से कम तो मियाँ साहब कुछ पहनते नहीं, और उनकी ब्रांडेड चीजें भी आपको पता है, लुई वीटॉन, बुल्गारी और ये इस लेवल की चीजें. माशाल्लाह आपने उनकी बेंटली देखी, उसकी कीमत आपको पता चल गई होगी, मैंने ग्रुप्स में शेयर भी की थी. मियाँ साहब की बेंटली कितने करोड़ रुपए की है. ज़ाहिर है यार जिंदगी भर माशाल्लाह मेहनत से पैसे कमाए तो ही डिजर्व दैट. तो यहाँ पे ना ये मुझे लग ही रहा है कि ये जो पहने हुए ना असल में अरशद भाई, ये पहने हुए गुची, दिस इज गुची का ओरिजिनल स्कार्फ होगा. अब आप जरा जाके, बिकॉज ये कलर जो स्कीम आती है ना इसमें एक ब्लैक कलर भी होता है बाय द वे. इनके बॉर्डर में ये 3 कलर जनरली गुची यूज कर रहा होता है. यानी मैंने जो फेक माल देखता हूँ मैं उससे तो मैंने यही सीखा है. तो ये आप ऑनलाइन जाके जरा सर्च तो करें कि मियाँ साहब जो ये गुची का स्कार्फ पहने हुए हैं इस वक्त, इसकी कीमत क्या होगी. फिर आपको एहसास होगा कि क्या जबरदस्त फैशन सेंस है हमारे महबूब कायद का. अच्छा जी चलें जी. इसके अलावा फरहान हसन कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएट्री एंड ग्रेट लेजेंड सजाद अली. एब्सोल्युटली यार, सजाद भाई के साथ कभी पॉडकास्ट करूंगा जिंदगी में यार, बहुत शौक है मुझे इस चीज का भाई. अच्छा जी, इसके अलावा फैसल मुकीद ने आज का मैसेज ऑफ द डे कर दिया. उसने कहा भाई BTK इज बहरिया टाउन कराची, BTL इज बहरिया टाउन लाहौर. अभी हमने ये सुना था ना आसिफ हयात साहब का. कहते हैं अब मुझे समझ में आया दैट BTS इज बहरिया टाउन साउथ कोरिया. Good one यार, good one. You've got a good sense of humor, you know that. All right, चलें जी. अभी क्या सीन है, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं आज के अखबारात में शामिल आम खबरों की जानिब. ज़ाहिर है जी हस्ब तवक्को तमाम अखबारात में जो आज तस्वीर आई हुई है हमारे महबूब कायद डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आज सफ़े अव्वल पर आई हुई है पाकिस्तानी अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में वैसे आई हुई होगी. लेकिन खैर नहीं, मजाक की बात नहीं करते, सीरियस बात करते हैं. 8 कॉलमी खबर जो है वो आज लगाई हुई है अखबारात ने, बाज़ अखबारात ने. 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात का हुक्म. इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज किया. इंतखाबी शेड्यूल रद्दोबदल के साथ बहाल. फंड्स फरामी पर 11 अप्रैल को रिपोर्ट तलब. इलेक्शन कमीशन को जितने भी एहलकार दरकार हों, फौज, रेंजर्स, FC या दीगर फोर्सेस से रब्ता करें. यार मैं तो अभी भी स्टिक कर रहा हूँ यार, एयरफोर्स, वी नीड एयरफोर्स एंड नेवी स्टाफ मैन. एक डिफरेंट लेवल आपको जो है ना फील बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है इलेक्शन की. मैं आपको बता रहा हूँ कितना अच्छा लगेगा ना, नीली और सफेद वर्दियों वाले नजर आ रहे होंगे घूमते हुए. नहीं ASF वाले नहीं, मैं एयरफोर्स वाले की बात कर रहा हूँ. जस्टिस अमीन के फैसले का इलेक्शन अल्तवा केस पर इतलाक नहीं होता. चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की वजाहत. जस्टिस एजाज की जेर सरबराही 6 बेंचेस के जजेस ने आज खुद नोटिस भी निपटा दिया. बहुत बिजी दिन था कल का, और जब से ये पता चला था कि ये इस फैसले का अभी ऐलान होने वाला है उसके बाद से लेकर फिर थोड़ी देर बाद 6 जजेस का एक बेंच बनाया. एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी जस्टिस आयशा मलिक देयर. उन्होंने जो है वो जो 20 नंबर देने वाला जो हुफ्फाज के लिए जो था सिलसिला, उस केस को भी निपटा दिया. आप जानते हैं फैज़ ईसा साहब ने उस पर एक फैसला दिया था जिसकी बुनियाद पर जस्टिस अमीन जो है वो बेंच से अलग हो गए थे, और फिर ये 3 रुकनी बेंच जो है ये बना था और उसने जो है ये फैसला दिया. कल जो आया है, अब 14 मई की तारीख दे दी है. अच्छा, इस पर भी ये बात हो रही है कि यार ये तो अपने मैंडेट से तजावुज किया है, आइन से तजावुज किया, सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकती. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डेट नहीं दी है. उन्होंने तो उसी डेट को जो 14 दिन जाया किए हैं हमारी इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने सिर्फ उसी को आगे दे दिया, आगे बढ़ा दिया है, और डेट जो है एक्चुअली उसी पुराने नोटिफिकेशन को उन्होंने बहाल कर दिया है. ठीक है जी, 6 सफात पर मबनी इनका मुत्तफिका फैसला आया है. अच्छा जी, 2021 में नए रूल्स बनने पर हुफ्फाज के इजाफी नंबर्स का मामला गैर मौसर. जस्टिस फाइज ने खुद
नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की. रजिस्ट्रार का सर्कुलर दुरुस्त, लार्जर बेंच का तहरीरी हुक्म. वैसे रजिस्ट्रार अभी भी मौजूद हैं भाई, और ये है सिलसिला. इसके अलावा और क्या खबर है जी, आगे बढ़ते हैं. वजीर आजम का ये कहना है भुट्टो की बरसी पर अदल इंसाफ का कत्ल हुआ, विफाकी काबीना ने फैसले को मुस्तरद कर दिया. नवाज शरीफ कहते हैं 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए. वजीर आजम कहते हैं फैसले पर अफसोस हुआ, एहतजाज हमारा हक है. भुट्टो रेफरेंस केस की जल्द समाअत के लिए खत लिखेंगे. वजीर कानून का ये कहना है. नाइंसाफियों के बाद जजेस माफिया मांगते हैं. साद रफीक का ये कहना है. ये सुन लें जी, साद रफीक के वो जो क्लिप्स, डॉक्टर्ड क्लिप्स आ गए थे, तो ये जरा सुन लें आप यार. ये इनमें कोई तब्दीली नहीं है. दे स्टैंडिंग विद देयर पार्टी राइट नाउ. ठीक है, जो नहीं है वो आपको अलग ही नजर आ रहे हैं. लाडले के इश्क में सब कुछ किया जा रहा है, कायद नून लीग का ये कहना है. विफाकी काबीना का ये कहना है पार्लियामेंट और दीगर फोरम से भरपूर आवाज उठाई जाएगी. शहबाज शरीफ ने आज पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जो है वो बुला लिया है. अच्छा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिन पे ज़ाहिर मेरी खास नजर रहती है, उनके बारे में सुनने में ये आया था कि जी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी उन्होंने कहा था कि जी ये जो 3-2 और 4-3 की बहस पे जो विफाक की काबीना की जानिब से जो फैसला किया गया है, या पीडीएम की जानिब से, एमक्यूएम उसका हिस्सा नहीं थी, बिकॉज एमक्यूएम जो है उस मीटिंग से जल्दी ही उठ के चली गई थी. कुछ खालिद साहब की मसरूफियात थी. लेकिन कल जो काबीना की फुटेज रिलीज हुई है उसमें फैसल सब्जवारी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमीनुल हक जो है वो बहरहाल जरूर बैठे हुए वहां पर नजर आ रहे थे. तो एमक्यूएम भी इस मामला पर ऑन बोर्ड है. आगे बढ़ते हैं. इमरान खान का ये कहना है अदालती फैसले पर आज यौम तशक्कुर, वकला और कौम तैयार रहे, मुश्किल वक्त आए तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे. शक है हुक्मरान फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे. मंसूबा था अक्टूबर तक नवाज शरीफ के लिए सब कुछ तैयार, फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे. इलेक्शन में ताखीर का कोई फायदा है तो बताएं, मैं इंतजार कर लेता हूँ. ताकत का मरकज सियासी इदारा होना चाहिए. जी और क्या सिलसिला है. मरियम नवाज कहती हैं पार्लियामेंट इमरान खान की सहूलत कारी को रोके, हक बात कहने पर ना अहलियां भुगती फिर भुगत लेंगे. ओके जी. स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर लिया. प्रोग्राम में आगे चल के इसके हवाले से हम बात करेंगे. घर घर मरदमशुमारी के ऑपरेशन में 10 अप्रैल तक तौसी, 92% काम हो गया. कोई घर रह गया हो तो निशानदही की जाए, ये कहना है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के स्पोक्स पर्सन का. जिमनी बल्दियाती इंतखाबात एमक्यूएम हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला नहीं कर सके. अच्छा, मैंने सुना है कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है. कुछ रहनुमा इंतखाबात में हिस्सा लेने पर बजिद हैं, बेशतर हिस्सा ना लेने का मशवरा दे रहे हैं. नहीं, एमक्यूएम अपने आप को इस वक्त इलेक्शंस में एक्सपोज नहीं कर सकती. और इसके अलावा सियासी बेयकीनी एंड ऑल एंड सब कुछ है सिलसिला. बिलावल कहते हैं खतरा है तख्त लाहौर की लड़ाई पूरे मुल्क को ले डूबेगी, तमाम स्टेक होल्डर्स जमहूरियत को बचाएं. लाड़काना में उन्होंने तकरीब से खिताब किया. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सुबह 8:05 हुए हैं और अभी हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. और खेलों के हवाले से लेट अस स्टार्ट विद लाइव क्रिकेट न्यूज. अभी इस वक्त एक मैच चल रहा है और ये मुकाबला हो रहा है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो T20 मैचेस की सीरीज चल रही है. बैकग्राउंड ये है कि श्रीलंका ने पहला मैच, अगर आपको याद हो, वो सुपर ओवर में आके जो है वो जीता था. और अभी दूसरा मैच जो है वो ड्यूनिडन में खेला जा रहा है. ये 3 T20 मैचेस की सीरीज है. पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने बनाए 141 रन. पूरी टीम जो है वो उनकी आउट हुई और एडम मिल वॉज द स्टार परफॉर्मर देयर. और एडम मिल जो है उन्होंने 5 विकेटें हासिल की 26 रन देकर. और बल्कि इनफैक्ट जो उनका आखिरी ओवर था उसमें मिल गॉट 3 विकेट्स. 5 में से 3 विकेट जो हैं एडम ने वो उसी अपने आखिरी ओवर में हासिल की. सिर्फ 26 रन दिए. नॉट बैड. ऑलराइट, जवाब में न्यूजीलैंड वाज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. और चैट बोज जो कि पाकिस्तान भी आ रहे होंगे बाय द वे, 15 गेंदों पे 31 रन बना के अभी आउट हुए हैं. और रंजिता ने जो है वो उनकी विकेट हासिल की है. और इस वक्त टिम साइफर्ट और टॉम लेथम जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं. 42 रन बना लिए हैं 4 ओवर के इख्तिताम पर. न्यूजीलैंड ने उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है. ऑलराइट जी. इसके अलावा अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान टीम के हवाले से. लाइव मैच था इसलिए मैंने जिक्र कर दिया. पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करते हैं. पाकिस्तान ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए, या न्यूजीलैंड के दौरा है पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान के ये 10 मैचेस की होम सीरीज होने वाली है, जिसमें 5 T20 मैचेस और 5 ODI मैचेस भी हैं. याद रहे ODI ये मैचेस कॉम्पनसेशन के तौर से भी हैं. इसमें मैचेस जो कि न्यूजीलैंड, अगर आपको याद हो, दौरा पाकिस्तान शुरू होने से पहले ही जो है वो छोड़कर चला गया था. तो पाकिस्तान की इस ODI टीम में अगर हम पहले T20 स्क्वाड की बात करें तो यानी ऐसा लग रहा है काफी हद तक वो प्लेयर्स जिनको रेस्ट दिया गया था
उनको T20 भी खिलाया जा रहा है, जो हमारा ख्याल था कि जी कुछ कॉमन सेंस वुड प्रिवेल, और T20 जिसमें हमारे को अभी इमीडिएट गोल्स अभी नहीं है फिलहाल, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप होने में अभी काफी टाइम है. हम शायद उन्हीं खिलाड़ियों को जिनको हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो खिलाया था उनको शामिल रखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. बाबर आजम बाइसियत कप्तान वापस आए हैं. शादाब खान वाइस कप्तान हैं. फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद एंड जमान खान. तो ये है पाकिस्तान की T20 टीम. और जो दौरे अफगानिस्तान की टीम थी उसमें से आजम खान, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद वसीम को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है. एहसानुल्लाह को रिटेन किया गया है. in fact he has been called for the ODI स्क्वाड एज वेल. जल्दी से जरा ODI स्क्वाड पे भी नजर डाल लेते हैं. बाबर आजम कप्तान, शादाब खान उनके नायब होंगे. अब्दुल्ला शफीक को ODI टीम में रखा गया है जी. फखर जमान इज देयर. हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, या इंटरेस्टिंग. और जिसे कहते हैं कि अर्लियर दिस ईयर अगर आपको याद हो तो उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ODI सीरीज थी उसमें उनको रिकॉल किया गया था, और आप जानते हैं कि काफी अरसे से वो पाकिस्तान टीम के लिए एक्शन में नजर नहीं आए हैं. फिटनेस के उनके मसाइल बताए जाते थे. बहरहाल इसके अलावा जी एहसानुल्लाह, इमामुल हक, नवाज, रिजवान, वसीम जूनियर. यार वसीम जूनियर की खास पार्टी है यार. नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद एंड उसामा मीर. रिजर्व्स की बात करें तो अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद एंड तैयब ताहिर को जो है वो रिजर्व्स में रखा गया है. बहरहाल जी टीम की सिलेक्शन के ये जो असरार और रुमूज होते हैं ये आमतौर से ये टीम अनाउंस वाले ही समझते हैं, करने वाले समझते हैं. मैंने हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जब भी आप टीम अनाउंस करते हैं तो फिर हमेशा यही चीज़ होती है कि कुछ लोग इससे खुश होते हैं और कुछ लोग इससे ज्यादा खुश नहीं होते. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं थोड़ी देर पहले भी बताया वो ये था कि हमें इतनी फुल स्ट्रेंथ साइड T20 के लिए अपनी खिलाने की कोई खास ऐसी जरूरत थी नहीं. वी शुड हैव आई थिंक जिस तरह आपने आजम को, वसीम जूनियर, अब्दुल्ला, ये जो थे आपके खिलाड़ी, आप इनको एक और सीरीज के लिए जो खिला सकते थे. लेकिन हमारे यहाँ असल में आपको पता है जी प्लेयर्स लॉबी बड़ी स्ट्रांग है. खिलाड़ी मैचेस मिस करना चाहते नहीं है. इनसिक्योरिटी वाले एलिमेंट भी उनमें काफी ज्यादा हो चुके हैं. ये वो बात है जो कि हम पहले भी इस हवाले से बात कर चुके हैं. लेकिन बहरहाल चलें जी, ये हो गई बात. और ODI की जहां तक है सिलसिला, नाउ दिस इज क्रिटिकल बिकॉज बार बार यही बात आ रही है कि ये वर्ल्ड कप का साल है, और जाहिर है जब वर्ल्ड कप का साल है तो फिर हमें अपने स्क्वाड को एक खास शक्ल जो है वो देनी पड़ेगी इस हवाले से. और इसमें जाहिर है इन्हीं खिलाड़ियों में से ही अब आपकी जो वर्ल्ड कप की टीम होगी दैट वुड बी मोस्टली विल बी सेंटर्ड अराउंड दीज प्लेयर्स. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि जी आपके पास उसामा मीर, मोहम्मद नवाज मोरलेस एक ही तरह के प्लेयर्स हैं. अब इनमें से किसका होगा इंतखाब? सलमान अली आगा या आई थिंक हारिस सोहेल शुड कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लकी यहाँ पे. और टीम में उनकी एक बार फिर से ज़ाहिर वापसी हुई और उनको एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये बताने के लिए कि इट वाज पाकिस्तान क्रिकेट्स लॉस उनको इतना अरसा क्रिकेट से दूर रखना. एंड और कोई चीज़, शाहीन शाह अफरीदी, राइट. अगर हमने बॉलिंग पे नजर डालते हैं तो ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी इज देयर. एहसानुल्लाह, आई रियली होप कि ही कैरीज ऑन विद द फॉर्म जो इनकी चल रही थी. इन्होंने UAE में भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था. ना नसीम शाह इज देयर एज वेल. सो ये आपके 3 फ्रंट लाइन बॉलर्स हो गए. जाहिर है इसमें जो एक नाम हारिस रऊफ इज देयर एज वेल. हारिस रऊफ इन ODI ओके होगा तो फिर ठीक ही होगा. बट ये है जी सूरत हाल. याद रहे आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज का आगाज 14 तारीख से होने वाला है. सो लेस देन 10 days नाउ. और रावलपिंडी, कराची और लाहौर जो है इन मैचेस को होस्ट कर रहे होंगे. और इसमें जाहिर है जो पहला लेग होना है वो लाहौर में, फिर पिंडी एंड देन आई थिंक आखिर में ये कराची आ रहे होंगे. टाइम टेबल आप सब ने शेड्यूल वगैरह देख लिया होगा. टिकट्स आर ऑन सेल एंड वेल गुड लक टू पाकिस्तान टीम. ऑलराइट जी. हुमायूं जाफरी, डॉक्टर हुमायूं कहते हैं फील सॉरी फॉर तैयब ताहिर. यार कुछ कर भी नहीं पाया बट जाहिर है मैं डॉक्टर साहब मैं इसलिए यही कह रहा था यार, मैं इसलिए यही कह रहा था कि ये टीम अभी न्यूजीलैंड में वही खिलानी चाहिए थी. हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस देना चाहिए था इनको. आजम की परफॉर्मेंस यहाँ मुख्तलिफ हो सकती थी. देखते चांस यार ऐसी जल्दी क्या है अपने
अगले साल मिड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड को शक्ल देने की. I've got no idea. Alright, चलें जी. Yes. और क्या सीन है? और ये सीन है दैट फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं जी. फुटबॉल के मैचेस कल खेले गए और मिड ऑफ द टेबल क्लैशेस चल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था. यानी आम हालात में पिछले साल अगर यही दोनों टीमें एक्शन में होती, चेल्सी का मुकाबला लिवरपूल से हो रहा होता, then what a big match this would have been. लेकिन 8 नंबर की टीम का मुकाबला 11 नंबर की टीम के साथ जो हो रहा है, 11 नंबर की टीम का तो कोई मैनेजर भी नहीं है अभी, उसके खिलाफ भी लिवरपूल मैच नहीं जीत पाई यार. शेम ऑन देम यार, सीरियसली. 0-0 से जो है ये मुकाबला बराबर हुआ और मैंने मैच तो खैर देखा नहीं, लेकिन हालात से ही लग रहा है कि काफी बोरिंग सा ही मैच लग रहा है ये. लेकिन 50-50 बॉल पोजेशन. ओहो, ओके. लिवरपूल के दूर दूर से शॉट्स नजर आ रहे हैं मुझे, चेल्सी के करीब करीब से शॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ने जो है वो गोल करने में नाकाम रहे. और ठीक है, इनफैक्ट चेल्सी मिस्ड सम वेरी बिग चांसेस. लिवरपूल को तो मौका भी नहीं मिला इसका. सोचें आप यार. तो ये दोनों टीमों की अपनी पोजीशन बरकरार रहेगी. लिवरपूल 8वें नंबर पर रहेगा और फुलहम नहीं, चेल्सी. फुलहम तो ऊपर है चेल्सी के. दे हैव गॉट अ गेम इन हैंड एज वेल. चेल्सी जो है वो अभी भी 11वें नंबर पर रहेगा. इसके अलावा कल लीड्स ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराया, एस्टन विला ने लेस्टर को शिकस्त दी, ब्राइटन ने बोर्नमथ को. और अब कल आज रात मैच होने वाला है. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू बी इन एक्शन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ कोर्स I would say they had a very disappointing result against Newcastle away. 2-0 से उनको वीकेंड पे शिकस्त हुई थी. Will they be able to make up for that? ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ उनके ज़ाहिर है ये पॉइंट हासिल करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है, इवन दो अगर आप देखें तो ब्रेंटफोर्ड भी ये सीजन इतना बुरा खेला नहीं है, लेकिन ये इनके लिए पॉइंट्स इसलिए हासिल करना ज़रूरी है बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त जो है वो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन स्पॉट से नीचे आया हुआ है. दे आर एट नंबर 5 राइट नाउ, इवन दो दे हैव गॉट 2 मैचेस इन हैंड, बट स्टिल द प्रेशर इज ऑन देम. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया रमजान के आगाज में, इस बार रमजान में ये बहुत चलने वाला है. और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह चला भी काफी ज्यादा रहा हूँ. और वासिफ का जबरदस्त कलाम, और फिर आबदा परवीन साहिबा एंड असरार. क्या बात है. चलें जी, हैश सनराइज विद अदील पे आप लोगों के ट्वीट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं. 8:25 हो गए. जल्दी से उनको जो है वो हम शामिल करते हैं. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना. वाह क्या कलाम है. और ऊपर से आबदा परवीन, वाकई यार तिश्ना, ये वर्ड मुझे इतना पसंद है. तिश्ना, तिश्नगी. किसी पे उर्दू का भरम डालने हो ना तो ये वाले अल्फाज बड़े काम आते हैं. तिश्नगी, वाह. मुझे पता है आपके जहन में एक और गाना चल रहा होगा इस वक्त, तिश्नगी है. चले आगे बढ़ते हैं. उसामा खान कहते हैं, अदील भाई, व्हाट इफ दिस फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड लूजेस टू द हाफ स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड टीम? दे विल ड्रॉप सीनियर प्लेयर्स एज वेल. दे ड्रॉप प्लेयर्स लाइक आजम खान एंड तैयर ताहिब. यू हैव गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट. आई थिंक हमारे यहाँ द फियर ऑफ फेलियर, हारने का जो डर है ना, वो हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है. और हमने शायद अपने आप को ट्यून इस तरह कर लिया है कि हारने का कल्चर, हमारे हारने से डराया जाता है लोगों को. मैं नहीं समझता कि हारने से भी कुछ सीखना है यार, लेकिन खैर. एनीवे, चलें जी. सैयद एहसन जामी कहते हैं, वैसे किबला नवाज शरीफ साहब ने जो मफलर पहना हुआ था उसका कलर पीटीआई फ्लैग का है. इतनी मैंने सुबह इस पे कहानी सुनाई थी आप लोगों को. मैंने कहा था कि आप लोग जो हैं वो, आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो गुची का मफलर था, गुची का स्कार्फ था, मफलर, जो भी आप कहना चाहें. वो महंगी चीजें यार असल में हमारी पहुंच से दूर है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रही है बात. ऐसी कहने मियाँ साहब, वैसे वाकई जब मैं भी टीवी देख रहा था रात में, मुझे भी लगा, मैंने कहा मियाँ साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली. लेकिन खैर एनीवे, और क्या चीज़ है भाई. और जो है वो ये चीज़ है कि अच्छा, सुबह जो है ना वो डिस्कशन चल रहा था अबाउट के टूथपेस्ट की ट्यूब्स के नीचे जो ये मार्किंग हुई हुई होती है, तो उस पर रजाक साहब का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था और डॉक्टर फराह कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था. उन्होंने कहा कि भाई रजाक साहब ने कहा था कि नहीं जी, ये बताया जाता है कि कौन सा हर्बल है और कौन सा बीमारियों के लिए, लेकिन डॉक्टर फराह कहना है कि नहीं, ये सिर्फ कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और अली काजी साहब
का भी यही कहना है कि these marks are called OMR, optical mark reader. I use them for automatic bill printing and packing of telecom companies bill. तो चलें, हमारे पास एक सब्जेक्ट मैटर की तरफ से जो है ना वो आ गया है मामला, और आई थिंक दिस इज ऑल डन एंड आई थिंक इट इज ऑल सेटल्ड. आई थिंक हमारी समझ में आ गया. तो आई टेक योर पॉइंट डॉक्टर साहब, आई टेक योर पॉइंट. ओके जी, अनीक अहमद साहब ने जॉनसन एंड जॉनसन के हवाले से खबर शेयर की है. हम सुबह इस हवाले से बात कर चुके हैं. जॉनसन एंड जॉनसन ने ये कहा है कि वो $8.9 बिलियन जो है वो पे करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 25 years. उन पे जो इल्जामात थे कि कंपनी का, जो आपको पता है ना जॉनसन्स बेबी पाउडर बड़ा मशहूर हुआ करता था, एंड अदर टेल्क प्रोडक्ट दे कॉज कैंसर. उसमें इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस थे, उसमें कुछ इस तरह की चीजें थी कि जिससे कैंसर जो है वो हो सकता था. और इसमें आप जानते हैं ये पिछले तकरीबन कोई काफी काफी 60,000 लोग जो हैं, मोर देन 60,000 क्लेमेंट जो हैं, इन्होंने ये क्लास सूट फाइल किया था अगेंस्ट जॉनसन एंड जॉनसन. और अब ये उन्होंने ये बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन ने अपना एक प्रपोजल दे दिया है कि जी वी आर विलिंग टू पे यू $8.9 बिलियन. और हाउएवर इस पे कोर्ट का अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड होगा. और अभी इवन दो अभी तक जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया की बड़ी, आप जानते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक कंपनी है. इट्स एन अमेरिकन कंपनी ऑफ कोर्स. उनका ये कहना है, उनका अभी भी ये कहना है, उनके जो वकील हैं सबसे बड़े, उनका ये कहना है द कंपनी कंटिन्यूज टू बिलीव दैट दीज क्लेम्स आर दे लैक एनी साइंटिफिक मेरिट. यानी वो अभी भी ये कहते हैं कि जी हमारे ऐसी कोई चीज जो है साबित नहीं होती है कि जिसमें हमें ये लगता हो कि ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं ये दुरुस्त है. लेकिन उसके बावजूद जी वो चाह रहे हैं कि बस इन क्लेम्स को वंस एंड फॉर ऑल सेटल जो है वो कर दें और ठीक हो गया. वैसे अपना ये जो टेलकम का बिजनेस है वो अब इसको ये डाइवर्स कर चुके हैं, यानी ये जो इसको बंद कर चुके हैं, वो इस काम से जो है वो निकल गए हैं. बट दिस वाज अ बिग एलिगेशन. यानी सोचें यार कितनी एक कॉमन और कितनी पॉपुलर जो है ये प्रोडक्ट हुआ करती थी एक जमाने में, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर. जॉनसन्स बेबी पाउडर इश्तिहार भी इसका आया करता था, यहाँ पर भी आया करता था. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. डोनाल्ड ट्रंप की बात हो जाए फिर क्या ख्याल है. डोनाल्ड ट्रंप जो है कल उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और कल उनकी जो है वो पहली हेयरिंग हो गई है. नाउ इट वाज अ प्रिलिमिनरी हेयरिंग. आई मीन इसमें इल्जामात लगाए जाते हैं, इसमें बताया ही जाता है, चार्जशीट पढ़ के जो है वो सुनाई जाती है. बताया जाता है कि आप अगर यहाँ पे इस वक्त मुल्जिम के कटहरे में खड़े हुए हैं. अच्छा, मुल्जिम का कटहरा बेसिकली अमेरिका में वैसे तो नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ फिल्मों में दिखाता है ना कि जहाँ से खड़े होके बोल रहे होते हैं ये ना इंसाफी है जज साहब, नहीं वाला नहीं. वहाँ पे अच्छे कुर्सियों में जिस पे उन पे वकील काउंसिल बैठा हुआ होता है उसी पे जो है ना वो मुल्जिम भी बैठा हुआ होता है. तो बहरहाल हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं मुख्तसरन बताने की कोशिश करता हूँ बिकॉज जाहिर है आपको पता है वक्त कम और मुकाबला हमेशा सख्त होता है. सो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जहाज से तशरीफ लाए परसों मारा लागो से. अपने वो ट्रंप का जो उनका बोइंग है उसमें वो गए, वो उन्होंने रात गुजारी न्यूयॉर्क में. फिर वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में उन्होंने अपने आप को जो है वो कानून के हवाले कर दिया. और कानून के हवाले करके इनको जो है जाहिर है पेशी हुई. उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब पे मेन इल्जाम आप जानते हैं, इट इज अबाउट द हश मनी दैट वाज पेड अगेंस्ट हिम. और वो जो हश मनी जो पेड बाय हिम, ये मैं पूरा आपको किस्सा सुना चुका हूं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा. उनको ये बताया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आपके पे जो इस अपने जुर्म को छुपाने के लिए, इस जो जुर्म आपने बकौल यानी जो उन पे इल्जाम लगा रहा है, जो प्रोसिक्यूशन इल्जाम लगा रही है कि आपने जो ये जुर्म किया है उसके पीछे कोई तकरीबन 34 आप पे जो है वो डिफरेंट इल्जामात हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी डिफेंडिंग हिमसेल्फ फॉर वन पर्टिकुलर चार्ज, इज गोइंग टू बी 34 डिफरेंट चार्जेस. तो आपको ये भी पता है कि जिस तरह कोर्ट का मामला चलते हैं उसमें जो मुल्जिम होता है उसको ये कहा जाता है कि क्या आप मानते हैं कि आपने ये गलती की है. उसमें दो ऑप्शन होते हैं मुल्जिम के पास. वो कहता है जी मैं मान जाता हूँ. जब वो मान जाता है तो फिर क्या होता है कि जरा थोड़ा सा लाइटर सेंटेंस उसका रखा जाता है कि यार उसने सारी कोर्ट को अपनी कार्रवाई से, ख्वारियत, इन सारी चीजों से बचा लिया. नाउ दैट ही हैज अग्रीड दैट ही हैज कमिटेड दैट क्राइम, वेल ब्रिंग अप द जजमेंट और इसको देखें क्या सजा देनी है हमको. हाउएवर अक्सर ऐसा होता है व्हेन समबडी वांट्स टू फाइट दैट केस, तो वो अपने आप को कहता है कि नहीं जी मैंने ये जुर्म नहीं किया. सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप डिड दैट, ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, यानी मैं कसूरवार नहीं हूं, टू ऑल दोस 34 चार्जेस जो उस पे जो है इल्जामात लगाए गए थे न्यूयॉर्क में उस कोर्ट हियरिंग के दौरान.
और अब ये हुआ है दैट बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे इल्जाम सुनाए गए. डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक जो है वो अपना उन्होंने सुने. बड़ा स्टॉइक किस्म का लुक था डोनाल्ड ट्रम्प साहब का. जनरली आपको पता है इज अ वेरी एनिमेटेड कैरेक्टर एंड ऑल, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो थे वो तासुरात यही थे कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे. क्या है वो जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे. तो बार उन्होंने कहा कि लगा दे इल्जाम जो लगाना है, अभी यार देखते हैं हम इसको फेस करते हैं. सो बहरहाल जी उन्होंने ये सारी बातें सुनी और उसके बाद जो है वो जब उन्होंने कह दिया दैट ये मामला अब वो आगे लेकर जाएंगे, ही इज प्लीडेड नॉट गिल्टी, तो फिर कार्रवाई जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दी. उन्होंने कहा ठीक है जी, एडजर्न कर दी. उन्होंने कहा एडजर्न कर देते हैं. और अब बिलीव इट और नॉट, इस केस की जो अगली हियरिंग होनी है वो दिसंबर के महीने में होनी है. यानी दिसंबर के महीने तक अब ये केस जो है ये जाएगा. इसकी जो अगली जो है इसको डेट जो दी गई है. अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को उन्होंने कहा ठीक है जी आप जाइए, दिसंबर में आप जो है ना वो जरूर वापस आ जाइएगा. डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो वापस आ गए मारा लागो, जहाँ पे उनकी रिहाइश है. उनकी बहुत बड़ी स्टेट है वहाँ पे, और फ्लोरिडा स्टेट में जो है ये मौजूद हैं. और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में वहां पर जो है अब से थोड़ी देर पहले मौजूद थे. डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, उनकी फैमिली वहां पर मौजूद थी. इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के कांग्रेस में स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद थे. और दे वर देयर, दे वर चीयरिंग फॉर ट्रम्प एंड ऑल. एंड इसे कहते हैं ना कि दिस इज द सॉर्ट ऑफ पुश दैट डोनाल्ड ट्रम्प नीडेड. बिकॉज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प हुआ या फॉक्स न्यूज हुआ, इवन दो डोनाल्ड ट्रम्प फॉक्स न्यूज से रीसेंट टाइम्स पे इतने ज्यादा खुश नहीं है. फॉक्स न्यूज उनका बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में लगा यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भी थोड़े से नाराज रहने लगे हैं उनसे. तो अब क्या सीन हुआ है? अब ये सीन हुआ है दैट नाउ दिस जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प, उनको कैंपेन के लिए जो मवाद चाहिए था वो उनको मिल गया है ना. अब आप देखिएगा कि इनकी कैंपेन कैसी, क्योंकि आपको पता है कि री इलेक्शन की बात एक बार फिर से अमेरिका सदर जो है ये बनना चाहते हैं. लेकिन याद रहे कि उनको पहले रिपब्लिकन प्राइमरीज जीतनी है, जिसमें उनका मुकाबला मुख्तलिफ रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ होगा, जिसमें ऑफ कोर्स रॉन डिसैंटिस बड़ा आदमी है, और जिसमें जो निकी हेली जो भारतीय निजात हैं साउथ कैरोलिना से, उनसे इनका मुकाबला होना है. काफी सारे लोगों से मुकाबला होना है. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प सडनली उस जो विक्टिम नैरेटिव अपना प्ले कर रहा है वो उससे उसका जो है ना वो अब भला होने वाला है कि यार द एस्टैब्लिशमेंट, द अमेरिकन डीप स्टेट इज अगेंस्ट हिम. पता नहीं कल आप लोगों ने जो है वो फॉक्स न्यूज का एक बंदा है टकर कार्लसन, उसका आपने पता नहीं कल सुना हो प्रोग्राम या नहीं, लेकिन उसमें उसने यही बात बताई है कि बताने की कोशिश कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ट्राई टू चेंज द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी. उसका यही कहना था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प रहता तो ये रशिया की वॉर नहीं होती. डोनाल्ड ट्रम्प रहता तो उसके ताल्लुकात और मुल्कों के साथ बहुत अच्छे हो रहे थे, और वो अपने अमेरिका को जंगों से निकाल रहा था. अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जिसने अमेरिका को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है, उसको वो पूरी चेंज करने की बात कर रहा था. और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ जो है ये कार्रवाइयां हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रम्प को इन मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है ना. दिस इज एग्जैक्टली द नैरेटिव जिस पे ये सियासतदान पलते हैं. ये पाकिस्तान में जो कल फैसला होने के बाद जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन आया है, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज देयर सपोर्ट बेस. नून लीग की जो सपोर्ट बेस है वो इस वक्त बिल्कुल फुस हो चुकी है, बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही है वो, मैं कहता हूँ कि सिफर तो खैर, मैं अगर सिफर भी उनको बोल दूंगा तो फिर तो क्रेडिट दूंगा, माइनस में कुछ उनकी कारकर्दगी रही है. जो मुल्क का उन्होंने कबाड़ा कर दिया और तबाही फैलाई है. सो बहरहाल हुआ ये है कि वो कर क्या रहे हैं, वो यही कर रहे हैं ना कि यार विक्टिम नैरेटिव प्ले कर रहे हैं कि सी द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री इज अगेंस्ट अस. तो एक बार फिर मियां साहब के खिलाफ, जबकि यही 3 जजेस थे जो 3-0 ने जजमेंट दिया, वही थे जिन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को फारिग किया था. वो जो कासिम सूरी की जो रूलिंग जो है वो की थी, तो पिछले साल वो अच्छे थे और बुरे अच्छे थे, इस साल बुरे हो गए. लेकिन नैरेटिव मिल गया, नैरेटिव उनके हाथ आ गया, और डोनाल्ड ट्रम्प को भी यही नैरेटिव अब मिल गया जिसको वो इलेक्शन में प्ले करने वाला है. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. डोनाल्ड ट्रम्प के लिए आज एक अच्छी खबर भी आई है बाय द वे. स्टॉर्मी डैनियल्स, वही खातून जिनके साथ इनका अफेयर के हवाले से हश मनी पे करने के हवाले से मामला चल रहे हैं, उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रम्प ने एक केस किया हुआ था इन कैलिफोर्निया, एक और रियासत में. और डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके खिलाफ ये किया था केस कि इसने मुझ पे किसी और मुकदमे में गलत इल्जामात लगाए हैं. उस पे डोनाल्ड ट्रम्प वो केस जीत गए हैं. स्टॉर्मी डैनियल्स हैज लॉस्ट दैट केस एंड द लेडी हैज टू पे $122,000 ऑन विद डैमेजेस. जो उनके मुकदमे की कॉस्ट वगैरह आई है
वो इनको पे करने होंगे इस खातून को, जो डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे थे जो कि कोर्ट में मौजूद थे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है. चलें जी, और क्या सीन है, आगे चलना है. और हमें बात, वैसे यार इकोनॉमी के हवाले से क्या बात करूं, डिप्रेशन में आ जाऊंगा मैं. लेकिन आपको पता चला होगा जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान कर दिया है. 1% का फिर इजाफा हुआ है. अगर मैं गलती पर ना हूं, पिछले साल इन दिनों पाकिस्तान का जो डिस्काउंट रेट था, जो पॉलिसी रेट जिसको हम कहते हैं, दैट वाज 10%. वो अब बढ़ के 21% से बढ़ गया है, डबल से ज्यादा हो गया है. मार्केट में कंसेंसस ये था कि 2% से जो है वो रेट बढ़ेगा, लेकिन स्टेट बैंक ने 1% से बढ़ाया है रेट. चाचा PMLN का ये कहना है कि जी द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने आने वाले मुश्किल हालात का काफी जिक्र किया हुआ है. और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर वाकई 2% के बजाय 1% से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, IMF इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करने वाला है. बिकॉज आप ये देखिए, इस तमाम शोर, इस तमाम धमा चौकड़ी में IMF कहीं दब सा गया है, खामोशी है. और अब बहुत ही खौफनाक सी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि हमको IMF के बगैर रहना पड़ेगा. ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है. आर वी बीइंग डिलिबरेटली टेकिंग टूवर्ड्स, क्या हमें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी की जानिब? वेल, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड दैट. लेकिन बहरहाल जी, बिजनेस के लिए सिचुएशन, पाकिस्तान की इंडस्ट्री लिटरली इज ऑन इट्स नीज नाउ. और पाकिस्तान की जो एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री होती थी रियल एस्टेट की, उसमें भी बहुत बुरा हाल है इस वक्त. वेरी बैड सीन. मैं कोई फैन नहीं हूँ रियल एस्टेट का, आपको पता है, लेकिन वहां पे भी इस वक्त काफी बैड सीन चल रहा है. देयर आर नो इन्वेस्टर और एनीवन, जेन्युइन बायर्स. लोगों को जो प्राइस अपने जहन में सोच के बैठे हुए थे उस पर उनको नहीं बिक रही हैं चीजें. अल्लाह खैर करे यार, कब ये चीजें इंप्रूव होंगी और क्या होगा. लेकिन ये लोग तो खैर टस से मस अभी फिलहाल लग तो नहीं रहा, इज्जत से तो जाने का प्लान नहीं है. एनीवे, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. मुख्तसर सा ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वापस आके हम बात करेंगे बिग मैक इंडेक्स के हवाले से. कल मैंने इसका अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, इफ यू रिकॉल, बिग मैक इंडेक्स का. तो उस पे फिर सवाल ये आया कि यार आप बता के तो चलेगा, लेकिन आप जरा तफसील तो बताएं. तो मैंने स्विट्जरलैंड के भरम मार रहा था मैं अपने, तो जरा उस पर तफसील से आगे बात करते हैं, ठीक है जी. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. हाँ जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है वो बात कर रहे थे कि हम वापस आके, जब ब्रेक पे जाने से पहले तो हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात की जरा तफसील से. मैंने आपको बता दिया कि अब बाय द वे एक बात मुझे बाद में भी ब्रेक में बात, ड्यूरिंग द इंस्टा लाइव मुझे याद आई अभी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी और भी केसेस चल रहे हैं. ये स्टॉर्मी डैनियल्स हश मनी इज नॉट द ओनली केस. इसके ऊपर जो और खतरनाक केस, स्पेशली जो एक केस इसके ऊपर खतरनाक आने वाला है ना, वो जॉर्जिया की रियासत में इलेक्शंस के नताइज बदलने के हवाले से इसने जो एफर्ट्स मारी थी जब वो इलेक्शन हार रहा था. ये लूजिंग अ स्टेट लाइक जॉर्जिया व्हिच इज टिपिकली अ रेड स्टेट, मतलब एक रिपब्लिकन स्टेट है, वहां पे जब ये इलेक्शन हार रहा था, इसने कुछ ना हरकतें की थी जिसपे इस पे जो है ना एक केस चलना है. सो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला इसका. एनीवे, हमने स्टेट बैंक की उस पॉलिसी के हवाले से भी बात कर ली थी, मॉनेटरी पॉलिसी. और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी जो है ना वो जरा हम बात करते हैं अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट द बिग मैक इंडेक्स. जी बिल्कुल, मैंने कल प्रोग्राम में अपने जो है ना इस बात का जिक्र किया था कि बिग मैक इंडेक्स की जो है वो हम बात करेंगे. और मैंने बात नहीं करी, मैंने मेंशन किया था. उसमें आप में से काफी सारे लोगों ने कहा कि यार अब बताओ तो कि आखिर है क्या. वैसे बाय द वे ये बात सुन के मुझे काफी तकवीत मिली कि एक्चुअली स्विट्जरलैंड हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव बिग मैक. अच्छा, हम बात कर रहे थे मैकडॉनल्ड्स के हवाले से, रिमेंबर, तो बात वहीं से जोड़ते हैं, ठीक है. मैकडॉनल्ड्स के बारे में बात कर रहे थे. मैंने कहा था ये मैकडॉनल्ड्स ने अपने स्टाफ को बोला है ऑफिस ना हो, बिकॉज बड़े पैमाने पे ले ऑफ जो है ना वो एग्जीक्यूटिव पोस्टों पे होने वाले हैं, नॉट द स्टोर फ्रंट और वो जो बर्गर डिलीवरी बॉयज एंड ऑल एंड फलाना जो काउंटर पे लोग होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है. एग्जीक्यूटिव जो हेड ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं और डिफरेंट ऑफिस में दुनिया भर में बैठे हुए हैं, उनको फरागत करनी है, फारिग करना है काफी सारे लोगों को. तो उससे मेरा आ गया था कि यार मैकडॉनल्ड्स 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पे ऑपरेट करती है. और मैकडॉनल्ड्स में जो एक बहुत खास बात है जो कि टिपिकल एक फ्रेंचाइज मॉडल में होती है, वो ये इज द कंसिस्टेंसी कि अगर आप, लेट्स से इफ यू आर हैविंग अ बिग मैक इन ब्राजील and if you have a Big Mac in India and you have a Big Mac in Pakistan, आपको जो एम्बियंस होगी, टेबल्स कैसी होंगी, कुर्सियां कैसी होंगी,
कपड़े क्या पहने हुए होंगे, मग्गे कैसे होंगे, ग्लास कैसे मिलेंगे, देयर विल बी एन एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी. और इसी कंसिस्टेंसी को मैकडॉनल्ड जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश करता है मेंटेन करने के लिए इन देयर बर्गर्स एज वेल. और उसमें जो एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट जो है जो आपको मिलती है, दैट इज द बिग मैक. ओके जी, बिग मैक उनका मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है. और ये वो बर्गर है जैसे पाकिस्तान में आपको मैक अरेबिया मिल रहा है. नाउ यू वोंट फाइंड मैक अरेबिया इन इंडिया. इंडिया में यू विल फाइंड महाराजा मैक. पता नहीं, मुझे नहीं पता महाराजा मैक होता है नहीं, लेकिन जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया था तो ब्रॉट इन महाराजा मैक. सो पाकिस्तान में भी उनकी अपनी प्रोडक्ट्स आती रहती हैं, सारी बातें. बट बिग मैक इज एवरीवेयर. तो बिग मैक को एक अब क्या हुआ, यानी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, दुनिया भर में आपको मिलती है. और इसके अलावा अब इस फिर एक कंपैरिजन बनता है कि यार जितने का मैं बिग मैक अमेरिका में खा रहा हूं तो पाकिस्तान में मैं कितने का खा रहा हूँ. नाउ यहाँ पे आई एम सॉरी, मैं इस टॉपिक को जरा सा रोकता हूँ और मैं एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट लाके यहाँ शेयर करना चाहूंगा. और उस कॉन्सेप्ट कहते हैं पीपीपी. नहीं, घबराइएगा मत, डरिएगा मत. मैं बात कर रहा हूं परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से. नाउ व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? पहले भी जिक्र हुआ है प्रोग्राम में, लेकिन मैं आप लोग की याद दिलाने के लिए बताना चलूं कि फर्ज करें आप पाकिस्तान में कमाते हैं 3 लाख रुपए, आपकी माहाना सैलरी. अल्लाह करे आप सबकी सैलरी 3 लाख हो जाए एक दिन इंशाल्लाह, विद इन्फ्लेशन ऐसी रहे उस पर, फिर नहीं कि इन्फ्लेशन 8-10% वाली इन्फ्लेशन में 3 लाख हो जाए. आप 3 लाख रुपए कमाते हैं. आपका एक दोस्त है जो कि अमेरिका में $2,000 कमाता है. नाउ आप कहेंगे कि यार इस बंदे की तनख्वाह मुझसे डबल है यार, ये 2,000 कमाता है और मैं यहाँ बैठा हुआ 3 लाख कमा रहा हूँ. लेकिन यू वुड एक्चुअली रियलाइज दैट द सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल या जिंदगी जो आप गुजार सकते हैं विद दिस 3 लाख रुपए जो आप पाकिस्तान में कमाते हैं, वो बंदा वहां पे $2,000 पे वो नहीं कमा सकता. ये टिपिकल सी बात है. हम लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि कोई यूएई में जाता है, कितने हजार धर्म का पैकेज है तुम्हारा. खानदान में 1-2 पखराट होते हैं ना, पूछते हैं मियां कितनी सैलरी हुई है, तो वो आपको सैलरी पर चलती है. फिर हम क्या करते हैं कि उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हम कहते हैं यार इसकी तो जबरदस्त सैलरी हो गई. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ यूएई में जाएं, जिससे मिलें, कहते हैं यार सेविंग नहीं हो रही यार, बहुत महंगा है यूएई यार, ये सारी बातें, और टैक्स भी लग गया है. यू नो दिस थिंग ना. तो असल चीज ये होती है कि यार परचेसिंग पावर पैरिटी एक तरह का एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट होता है जो वो ये कहता है कि $1 दैट इट कैन बाय थिंग्स दैट इट कैन बाय अमेरिका में, यूएस में, बिकॉज यूएस बेंचमार्क है, मेन इंटरनेशनल करेंसी है. उस $1 से हाउ मच कैन यू बाय इन पाकिस्तान? $1 का मतलब ये है, देखिए अमेरिका में $1 में कैन यू डू अ मील? नॉट एट ऑल. एक कोक का कैन आएगा $1 में, राइट? मुझे नहीं पता कितने का आता है कोक का कैन, कोई अमेरिका में सुन रहा हो तो बता दे मुझे. बट वही $1 को आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपए में, आपको 280 रुपए मिल गए. ठीक है, 290 पता नहीं कितने मिल गए आपको पैसे, आई डोंट नो. आप 290 में जाके आराम से मिल गया, आराम से 2 बंदे खाना खा सकते हैं. खा लेंगे यार, कल खा लेंगे आराम से, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन 2 बंदे खाना खा लेंगे. अमेरिका में आप कॉम्प्रोमाइज करके भी $1 में खाना नहीं खा सकते. दैट मीन्स द परचेसिंग पावर इज डिफरेंट. ऑफ द सेम अमाउंट अमेरिका में वही पाकिस्तान में डिफरेंट हो जाएगी. इसी चीज को डॉलर के बजाय they made it McDonald's, Big Mac, sorry, उन्होंने Big Mac में कन्वर्ट कर दिया. इस वजह से because Big Mac, remember मैंने शुरू में क्या बताया था, it's a standardized product, same ingredients, okay. Naturally अर्जेंटीना का beef would be different from the beef that is used in Pakistan. India में Big Mac uses some other beef. I think they use the buffalo, वो भैंस का वहाँ पे गोश्त, हमारे को गाय का गोश्त वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपको पता है खैर religious sensitivities हैं वहाँ पे. So coming back to the point, ये इंडेक्स अब मैं भैंस को समेट रहा हूं ये बताते हुए. परचेसिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट याद रखा. $1 अमेरिका में कितना कमाता है, कितना आपको जिंदगी गुजार सकते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान में. अब यही चीज अप्लाई कर देते हैं हम मैकडॉनल्ड्स के ऊपर. तो मैकडॉनल्ड्स अमेरिका में जितने का मिलता है वो एक बेस बन जाता है. उससे कितने मुल्कों में महंगा मिलता है और कितने मुल्कों में सस्ता मिलता है कंपेयर टू द $. मसलन ये कि बिग मैक पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली आई हैवंट ईटन फॉर अ लॉन्ग टाइम, $500 का मिलता है. बट अमेरिका में यही बिग मैक जो है वो $5 का मिलता है. इसका मतलब ये है कि वहां पे पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक लोग $1,500 पे कर रहे होते हैं फॉर द सेम बिग मैक विच इज सर्व्ड इन पाकिस्तान. नाउ प्लीज डोंट कम बैक टू मी सेइंग कि वहां का बिग मैक बड़ा होता है, यहाँ का छोटा था. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्डाइज एक सेम किस्म की प्रोडक्ट. तो वही 1500 का बिग मैक वहां खा रहे हैं, यहाँ पे ये जो है $500 का बिग मैक हम खा रहे हैं. सो दिस टेल्स यू कि करेंसी उसकी अंडर वैल्यूड है या करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है.
ज्यादातर करेंसीज जो हैं वो अंडर वैल्यूड होती हैं. यानी आप, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा पैसे कमा के भी यू कैन नॉट रियली हैव अ वेरी एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल कंपेयर टू वही पैसे अगर आप पाकिस्तान में कमा रहे हों. सो जो जनवरी का बिग मैक इंडेक्स है उसके मुताबिक the Pakistani rupees were 36.8% undervalued against the US dollar in January. Indian rupee was 52.7% undervalued against US dollar. Okay? दुनिया में जो सबसे सस्ता बिग मैक आपको मिलता है in US currency terms, that is in Venezuela, and their currency is undervalued by 65%. मेरे ख्याल से ये जनवरी का पाकिस्तान का नंबर है. अब का नंबर जो है वो जाहिर है और खराब हो गया होगा पाकिस्तान के लिए. जो हमारा बिग मैक इंडेक्स है उसमें हम और ऊपर आ चुके होंगे. आई रियली होप इट क्लैरिफाइज व्हाट इज बीइंग सेड. आई रियली होप. सही है जी, बिल्कुल जी. आई थिंक आई होप सो. वरना इस पे किसी दिन एक व्लॉग भी बना देंगे, ठीक है, विद फुल ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग. यू नो, ख्याल आज सोचने में क्या हर्ज है. ओके चलो जी, ग्रेट. ओके, और क्या सीन है. चाचू का मैसेज आया है, पीआईए लैंडेड टोरंटो सेफली. अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल. मैं बिल्कुल फ्लाइट रडार फॉलो कर रहा था. वालदा की फ्लाइट जो है वो बखैर आफियत इट हैज लैंडेड इन टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो ठीक हो गया जी. एंड देन अली हैदर गिलानी साहब ने तस्वीर भेजी हुई है इसरार की. हाँ, इनकी कंपनी के कॉन्सर्ट में इसरार आए हुए थे. ये इसरार ही लग रहा है मुझे, वैसे क्या ख्याल है. ओके, और क्या सीन है. और ये सीन है कि चलें जी, कोई मैसेज तो नहीं रह गया, कोई रह तो नहीं गया. तो चेक कर लें. 1 मिनट रह गया मेरे पास. मैं चाह रहा था कोई मैसेज अगर रह गया तो वो प्रोग्राम में हम शामिल कर लें. आज प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन कंटेंट काफी ज्यादा लगा मुझे, वैसे आम दिनों से ज्यादा लगा मुझे. लग रहा है काफी सारी बातें कर ली आज. काफी सीखने का मौका मिला शो में आज हम सबको. ओके, कुलजा भाई रीलोड, जस्ट इमेजिन एक पेज रीलोड हो रहा है. अच्छा जी सर, कुछ ढीठ लोग हैं जिनके बारे में. अच्छा चलें यार. ओके, अली आतिफ सईद साहब कहते हैं लोन्स रिक्वायर्ड अर्जेंटली टू अवॉइड डेट. अरे ये तो मैं प्रोग्राम में शामिल करना ही भूल गया. वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक रिपोर्ट जो है वो शेयर की है, बट क्या कह सकते हैं. अनीक अहमद कहते हैं वर्जिन ऑर्बिट इन ट्रबल. ब्रिटिश बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन्स रॉकेट कंपनी वर्जिन ऑर्बिट हैज फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी आफ्टर फेलिंग टू सिक्योर न्यू इन्वेस्टमेंट. यार ये अमीरों के चोंचले थे ना. आपको पता है इस वक्त स्टार्टअप विंटर चल रहा है, स्टार्टअप्स को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं. ठीक हो गया गाइस, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग ऑल वंडरफुल डे एंड वंडरफुल रोजा अहेड. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.